हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 7.9%, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड आपके नाम आया। दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया, कोरोना के समय गरीब और अमीर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कहीं बढ़ा, आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से खोखली हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, तो सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर हिंदुस्तान में बढ़ा। जहां जिस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23% लुढ़क गई थी, उसी तिमाही में जो हमारे 100 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी इनकम के अंदर 35% इजाफा हुआ। 100 सबसे जो अरबपति हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ की उनकी कमाई हुई, तो उनकी कमाई में 35% इजाफा, और अर्थव्यवस्था 29% लुढ़क रही है, और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा रिकॉर्ड बना, जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके आधार पे कोरोना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ के करीब लोगों की जो है लोग बेरोजगार हो गए, 35% MSME बंद हो गई, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना में हिंदुस्तान में हुई, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की लुढ़की किसी भी देश के मुकाबले में, और सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर बढ़ गया कोरोना के समय। तो यह आपकी नीतियों की देन है। मगर चौथा रिकॉर्ड भी बना। चौथा रिकॉर्ड यह बना कि कोरोना में जो पैकेज लेके आए, फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज, अलग अलग देश, जापान अपनी GDP के मुकाबले में 20% फिस्कल पैकेज लेके आया, कनाडा ने 20% दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 18%, ब्राजील ने 18%, टर्की ने 14%। हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कंपोनेंट है वो कुल मिलाकर GDP का मात्र 3.2%। तो आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। राहत जो मलम लगानी चाहिए थी घाव पे, जो कोरोना के जो लोग बेरोजगार हुए, जो गरीब थे, मगर आपने उनको भी राहत दी नहीं। अगर हम GDP कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें, तो जब आपकी सरकार 2014-15 में आई देश में, उस समय 104 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी देश की, वो बढ़कर 2019-20 में 145 लाख करोड़ की हो गई थी। कोरोना के बाद ये जब कम हुई, गिरी, तो अब वो गिर के 132 लाख करोड़ की हो गई इस साल के अंत में, यानी कि 132 लाख करोड़, जो कि 2016-17 में जितनी अर्थव्यवस्था थी उसके बराबर। अब ये आप कह रहे हैं V-शेप रिकवरी हो रही है और हम कोरोना से पहले की स्थिति में आ रहे हैं, मगर आपके आंकड़े नहीं बताते। अगर RBI की ग्रोथ रेट देखें हम कि 11% ग्रोथ रेट हो जाएगी इस साल, तो भी 145 लाख करोड़ नहीं होगा, 2 साल लगेंगे। अगर UNCTAD जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की, उनका आकलन देखें तो मात्र 5% की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ रेट की। ऐसे में 2026 तक पहुंचेगी पहली 2019-20 के बराबरी की अर्थव्यवस्था। अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का हम देखें, उनका जो लिखाया है, उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले, जिसको गंभीर बताया गया। तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जैसे गर्मी के महीने में कोई नौसिखिया मिस्त्री कोई वाटर कूलर किसी घर में लगा हो, उसकी आके मोटर खोल दे, मगर उसको बांधना ना आए और सबके पसीने छूट जाए, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो। अब मैं टैक्सेशन पॉलिसीज पे आऊंगा। दो स्रोत तो होते हैं किसी भी वित्त मंत्री के पास, राजस्व और व्यय, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किससे पैसा लेंगे, किसको देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर राम राज्य की जब कल्पना करी थी, तो एक कुछ ऐसा लिख के गए थे जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं। प्लीज। बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होए। मतलब कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को, तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पता ना चले। और जब देना हो अपनी प्रजा को, तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं
कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं, जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है, जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मगर मैं ओवरऑल अब एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा कि कंजम्पशन, आपकी सरकार के कार्यकाल में कंजम्पशन की हवा निकल गई, निवेश की हवा निकल गई, एक्सपोर्ट की हवा निकल गई, और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की गति में कमजोरी आई है, मगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी है। और आपने इस बजट में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खास तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, कैपेक्स की तरफ अपने दृष्टि रखी है, जो पहले से आपकी नीति चली आ रही। हमारा मानना है कि जब ये इस तरह की सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात की जाए, जब तक डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, वो सस्टेनेबल नहीं। क्यों? क्योंकि जब डिमांड होता है, जो आपका फोकस केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कैपेक्स पे है, जब तक डिमांड नहीं है तो आपके टैक्स रेवेन्यूज इतने नहीं होते, कलेक्शन आपकी इतनी नहीं होती कि उसको अच्छे से फंड किया जाए। जो टैक्स, जिसका सबसे बड़ा सबूत दिखाई देता है टैक्स टू जीडीपी रेशो। 2004-5 में जब हमारी सरकार बनी थी यूपीए में, उस समय टैक्स टू जीडीपी रेशो थी 10%, वो बढ़कर हो गई थी 12%। कोई भी एडवांस इकोनॉमी होती है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ती रहती है। चीन के अंदर 17% है, ब्राजील के अंदर 33% है, अमेरिका के अंदर 20% है, यहां तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर भी 12 से 15% की रेंज में वो बढ़ के 12% हो गई थी। मैं आपकी सरकार आई, टैक्स टू जीडीपी रेशो, आप कह रहे हैं रिटर्न्स बहुत फाइल हुए, रिकॉर्ड रिटर्न्स फाइल हुए। मैं मानता हूं रिटर्न्स तो फाइल हुए हैं, मगर डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में। जब डिमांड नहीं है, रिटर्न्स तो फाइल कर रहे हैं, टैक्स बेस तो बढ़ रहा है, मगर टैक्स टू जीडीपी रेशो घट के 9.8%, टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% पे 2004-5 से शुरुआत करके 12% आपको सौंप के गए थे, अब वो घट के 9.8%। टैक्स टू जीडीपी रेशो किसी भी विकसित देश से, विकासशील देश के मुकाबले में कम। जब टैक्स नहीं होगा और आपको अपना कैपेक्स फंड करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंड करना है, तो आप क्या करेंगे? मार्केट बोरोइंग करेंगे। और मार्केट बोरोइंग आपने बढ़ाते गए। मार्केट बोरोइंग इस कदर बढ़ी कि डेट टू जीडीपी रेशो, कर्ज कितना है अर्थव्यवस्था में, आज 91% पे पहुंच गया। जितने भी आपके पीयर मुल्क हैं जो आपके बराबर की परिस्थिति में, उनका एवरेज है डेट टू जीडीपी रेशो 42%, आप पहुंच गए 91% में। और 91% इतना बड़ा डेट, अमेरिका में 100% पे रेशो है। जितना विकसित देश होता है उतना ज्यादा डेट लेता है, जितनी तेजी से कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही होती है। हमारी दिक्कत क्या है कि ग्रोथ हो नहीं रही, डेट ले रहे हैं और कैपेक्स उससे फंड कर रहे हैं। एक बात मानी गई है विश्व बैंक ने कि 77% से ऊपर अगर डेट टू जीडीपी रेशो, कर्ज का जीडीपी के 77% से ऊपर हो जाए, तो आने वाले समय की ग्रोथ रेट को आप मॉर्गेज कर रहे हैं। उसके बाद जितने प्रतिशत बढ़े, उतना आने वाले समय में ग्रोथ रेट आपकी कम होगी। यही कारण है पिछले साल के बजट के बाद जून में बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, स्टैंडर्ड पुअर, फिच और मूडीज, तीनों ने भारत को डाउनग्रेड किया। पहली बार तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, जून जुलाई की बात मैं कर रहा हूं, तीनों ने डाउनग्रेड किया। और एक संदेश गया देश के अंदर, आपने उनको खारिज कर दिया, कहा इसका फर्क नहीं, इसकी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि अब आने वाले समय में आप और ज्यादा मार्केट बोरोइंग करेंगे तो मार्केट बोरोइंग आपको और महंगी हो जाएगी। इस साल आपकी मार्केट बोरोइंग आपने पिछले साल से भी 55% ज्यादा करने का फैसला किया है, वो और महंगी हो जाएगी। और महंगी हो जाएगी तो रुपया कहां जाता है? इस साल 1 रुपया का 23 पैसे ब्याज में जा रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा ब्याज में जाएगा। तो इस तीनों ने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड करने के बाद आपने वही नीति को दोबारा इस साल लाए। डिमांड में हम मांग करते रहे कोरोना में कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, डिमांड को रीजनरेट करिए, मगर आपने कैपेक्स पे दोबारा से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से बजट के अगले दिन जो जापानीज ब्रोकरेज फर्म है नोबुरा, उन्होंने दोबारा से वार्निंग दी है कि इस साल जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपको जंक रेटिंग देने का खतरा मंडरा रहा है हिंदुस्तान को। ये बजट से अगले दिन जापानीज के, आप चाहे कितने गुणगान करिए, इसके फॉलोआउट हैं।
इकोनॉमी में इसके 2-3 फॉल आउट हैं। पहला फॉल आउट है गरीब अमीर में अंतर। जैसे मैंने कहा कि 1% हमारे देश की आबादी 73% देश की संपत्ति को काबू कर रही है। मगर ये जो इतनी तेजी से जो गरीब अमीर में अंतर बढ़ा है, ये सोचने का विषय है। कोरोना से पहले 2019 तक अगर जीनी कोएफिशिएंट को देखें, जिससे किसी भी देश में असमानता का आकलन किया जाता है, सबसे अमीर 10% और सबसे गरीब 10% में कितना अंतर है, उसके हिसाब से आकलन करें तो हिंदुस्तान आपके 6 साल की सरकार के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन गई थी। सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर रूस में, दूसरे नंबर हिंदुस्तान में। और कोरोना के बाद का जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आया जीनी कोएफिशिएंट का, उसके अनुसार यह भी आपको मैं मुबारक देता हूं, आपकी अर्थशास्त्र अर्थनीतियों का नतीजा, रूस को भी आप ओवरटेक करने जा रहे हैं और देश में दुनिया में सबसे ज्यादा असमान। और इसमें थॉमस पिकेटी जो गरीब अमीर के अंतर में असमानता में सबसे बड़े अर्थशास्त्री मान गए इस सदी के, उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण यह रहता है कि अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वहां की जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा हो तो असमानता बढ़ती रहती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे स्टॉक मार्केट में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हमारी देश की ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो ये अंतर बढ़ने की संभावना है। इसके 2 कारण मुख्य तौर से, जैसे मैंने कहा, सप्लाई साइड पे फोकस किया आपने, और दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कहीं ना कहीं समानता की तरफ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गरीब पे लगते हैं ज्यादा, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे। पेट्रोल पे उतना ही टैक्स 1 लीटर में मुकेश कुमार को देना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को देना पड़ता है। मगर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में आप फर्क कर सकते हो। आपने क्या किया जब से आपकी सरकार आई है? कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया 25%, यह कह के घटाया कि इससे निवेश होगा, मगर डिमांड है नहीं, निवेश हो नहीं रहा। इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन जो 2014-15 में अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3.4% थी, आज वो कलेक्शन घट के 2.3% आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए था आपके अनुसार, निवेश होना चाहिए था, मगर कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। ऐसे ही इनकम टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। और आप कहां से निकाल रहे हैं? गरीब आदमी पे, जिनकी संपत्ति बढ़ रही है उन पे कोई टैक्स नहीं। और आप कह रहे एक और गरीब आदमी पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तभी हमारी कंपेटिटिवनेस बनेगी हमारी कंपनियों की। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमारे आम आदमी की कंपेटिटिवनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? महंगा ऐसे पेट्रोल डीजल की बात आई, आज स्थिति यह है पेट्रोल डीजल पे 100 रुपए में से, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भराने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर पे। आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं, आप उसका दर्द समझिए, उस बूढ़ी मां का जिसने दिया जलाया था कोरोना में, आज उसके घर गैस